अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि स्काडा के जो है वो 3 पार्ट हैं, पता है आपको? नहीं पता? अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं फील्ड डिवाइसेस, और सेकंड वन इज़ RTU और PLC, थर्ड वन इज़ MTU। इस वर्ड को हम मिला के क्या कहते हैं? स्काडा। स्काडा मीन्स प्रोवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट है इसका फील्ड डिवाइसेस। और फील्ड डिवाइसेस क्या है? फील्ड डिवाइस है बेसिकली आपकी जो कि आपके तमाम सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके सेंसर्स और एक्चुएटर कौन से नज़र आ रहे हैं आपको? हाँ जी, कौन से नज़र आ रहे हैं सेंसर और एक्चुएटर? नज़र आ रहा है सेंसर और एक्चुएटर? इसमें नहीं नज़र आ रहा। ये स्विच क्या है? लैंप क्या है? स्विच एक्चुएटर है। एक्चुएटर ही कहा ना। स्विच को आउटपुट देते हैं, स्विच को आउटपुट देते हैं कि नहीं देते? ये जो स्विच लगा हुआ है, पुश बटन है, इसको आउटपुट देते हैं कि इनपुट लेते हैं? तो इनपुट वाली साइड पे एक्चुएटर होते हैं कि सेंसर होते हैं? तो आप क्या कह रहे हैं? ये एक्चुएटर है ये। अच्छा, बहरहाल ये एक सेंसर है जो कि इनपुट पे रीड होता है। इसके बाद एक्चुएटर कौन सा नज़र आ रहा है? लैंप। और आपके दोनों लैंप्स, एक AC लैंप भी हो गया और आपके DC लैंप्स भी आपके एक्चुएटर्स हैं। ये नॉब क्या है? ये नॉब जो है पोटेंशियोमीटर जो है वो ये क्या है? सेंसर है एक्चुएटर है? ये सेंसर है क्योंकि आपके इसके इनपुट पे आपको सिग्नल देते हैं आप। ठीक, तो बेसिकली आपका जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं वो सारे के सारे आपकी फील्ड डिवाइसेस में आते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है RTU। ठीक है, RTU सेकंड नंबर पे आ जाता है। और RTU क्या होता है? RTU इज़ अ डिवाइस विच टेक्स द डेटा फिजिकली फ्रॉम फील्ड डिवाइसेस। ठीक है, यानी कि RTU एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा को फिजिकली फील्ड डिवाइसेस से रीड करती है। ठीक है, अब RTU का सिर्फ एक काम नहीं है इसको रीड करना, बल्कि एक और काम भी है। RTU इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफ़र द डेटा सिक्योरली फ्रॉम RTU टू MTU। ठीक है, अपने डेटा को सिक्योरली ये ट्रांसफ़र करेगा MTU को, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, तो RTU का एक काम है डेटा लेना और सिक्योरली ट्रांसमिट करना MTU को। अब आपका आ जाता है MTU। MTU आप देख चुके हैं कि नहीं देख चुके? क्या बताया था मैंने? MTU क्या है? HMI की प्रोग्रामिंग की थी हमने। ये क्या चीज़ है? जब प्रोग्रामिंग के बाद आपका इंटरफेस डेवलप हो जाता है, आपको स्क्रीन पे एक वैल्यू नज़र आना शुरू हो जाती है, वहाँ से आप उसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं और कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उसको हम कहते हैं MTU, मास्टर टर्मिनल यूनिट। और मास्टर टर्मिनल यूनिट क्या करता है? जो कि आपकी स्क्रीन कर रही थी, क्या कर रही थी? आपका एक यूज़र इंटरफेस बना हुआ था और उससे आप वैल्यूज़ को मॉनिटर भी करते थे और उससे कंट्रोल भी करते थे। तो MTU का काम क्या है? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसको हम ये भी कह सकते हैं डेटा लॉगिंग भी इसका काम है। डेटा को एक्वायर करना, उसको मैनेज करना, डिस्प्ले करना, ये। ठीक है, तो ये तीन आपस में जब कंबाइन होते हैं तो आपका कंबाइंडली इसको हम कहते हैं स्काडा। और इस स्काडा में जो भी कोई 3 डिवाइसेस ऐसा काम करेंगी उसको हम स्काडा कहेंगे, चाहे यहाँ पे PLC हो या ना हो। लेकिन इस केस में आपका जो PLC किस में आती है? RTU में आती है।
क्योंकि आपकी जो फील्ड डिवाइसेस से जो डिवाइस डायरेक्ट डेटा ले रही है वो आपकी है पीएलसी, और पीएलसी ही डेटा इस केबल के थ्रू ट्रांसफ़र कर रही है आपके कंप्यूटर पे। अब आपका कंप्यूटर होगा मास्टर जनरल यूनिट और आपकी पीएलसी होगी आरटीयू, फील्ड डिवाइसेस आपके लैंप्स, एक्चुएटर्स, नॉब्स, ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्कैडा है। अच्छा, फिर स्कैडा आपका दो इंटरफेस के ऊपर हो सकता है, एक आपका सीरियल और एक आपका इथरनेट, बल्कि जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल हम कहते हैं सिक्योर प्रोटोकॉल, वो है आपका मॉड बस। अब वो मॉड बस किस जगह पे इम्प्लीमेंट होता है? बेसिकली वो इम्प्लीमेंट होता है आपका आरटीयू से एमटीयू के बीच में। कहाँ से? आरटीयू से एमटीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो आपका, मैंने आपको बताया, सिक्योर्ड होना चाहिए। अब सिक्योर्ड का एक तो मतलब ये है कि सिक्योर्ड विद एक्सटर्नल एक्सेस, यानी कि एक्सटर्नल एक्सेस से सिक्योर्ड, ठीक है, यानी कि कोई बाहर से एक्सेस ना कर सके। लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं है, ये सिक्योर्ड है कि डेटा जो जाएगा वो एक्यूरेट जाएगा, ये मेक श्योर करते हैं। यानी कि आपने अगर टेम्परेचर को रीड किया 30 डिग्री, तो आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो रिसीव करेगा तो वो 30 डिग्री ही उसको मिले और कोई ना मिले। ठीक है जुनेद, ठीक है जुनेद, यार उसको कहना ऑफिस बॉय को पानी भेज दे रहा, पानी चाहिए पीने के लिए। अच्छा, तो जो डेटा उसको मिले वो सिक्योर्ड डेटा मिले। सिक्योर्ड मीन मैंने ये कहा कि एक्सटर्नल एक्सेस से नहीं, इसको सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड डेटा की वैल्यू जो है वो एक्यूरेटली आपको रिसीव होगी, इस लिहाज से ये सिक्योर्ड है। ठीक है, गलत नहीं हो सकती। आपने 30 डिग्री भेजा तो 30 डिग्री ही रिसीव होगा और कोई नहीं हो सकता। ठीक, अगर और कोई होगा तो उसको डिस्कार्ड करेगा। वो कैसे करेगा वो हम देखेंगे। फिर इसकी जो कम्युनिकेशन जिसके ऊपर हम करते हैं वो आपकी सीरियल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और ईथरनेट पे भी हो सकती है। अब सीरियल कम्युनिकेशन के कुछ इंटरफेसेस हैं जो कि हैं आपके RS-232, RS-485, RS-422 और इसके अलावा ये आपके सीरियल के इंटरफेसेस हैं। और आपका जो ईथरनेट पे है वो आपके TCP/IP या इस तरह के प्रोटोकॉल्स उस पर हो सकते हैं। अब ये जो मॉड बस है ये बेसिकली इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो इम्प्लीमेंट होती है, इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर, अवर सीरियल एंड अवर ईथरनेट दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। उसके लिए आप एक वीडियो देखें और उसमें ये मॉड बस की एक्सप्लेनेशन दी गई। अच्छा, मॉड बस सिंपली ये क्या, मॉड बस इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन RTU टू MTU इन अ सिक्योर वे। ठीक है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है डेटा को सिक्योर बनाने के लिए। RS-232 एक वे का नाम है, ठीक है, एक वे का नाम है, रास्ते का नाम है कि कैसे ट्रैवल हो। फिर मॉड बस उसको मेक श्योर करती है कि वो डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योर्ड हो। बात समझ आ गई है? दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक, अब हम मॉड बस की एक वीडियो देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि मॉड बस है क्या। This video will go over the basic characteristics of the Modbus protocol with special emphasis for Rockwell Automation users. We'll be covering some of the broad differences between Modbus over serial and over Ethernet. We'll also discuss the different wiring standards for serial communication. Next, we'll cover the dynamics of Modbus as a master and slave network over serial and as a client and server over Ethernet. जो मॉडबस सीरियल पे इम्प्लीमेंट होती है उसमें हम क्या कहते हैं, ये मास्टर स्लेव नेटवर्क है। मास्टर क्या है? पीसी। स्लेव क्या है आपका? आपकी RTU। ठीक है, जो आपकी होती है TCP/IP यानी कि ईथरनेट पे, उसमें होता है क्लाइंट सर्वर। सर्वर आपका पीसी, क्लाइंट आपकी डिवाइस। ठीक, We'll delve into Modbus data addressing and the associated function codes, and break down coils, bits, bytes, and registers. We'll also talk about float and double integer values and how they're handled by Modbus.
First, a brief history lesson. Modbus is a serial communications protocol developed by Modicon in 1979. It was created specifically for use in Modicon PLCs for industrial applications. Today, it's an open protocol used by a wide range of auto cable. Modbus can be used over Ethernet as well as serial cable. There are three major types or variations of the Modbus protocol: Modbus ASCII, Modbus RTU, and Modbus TC. अब इसमें मॉडबस की कहते हैं 3 तरह की वेरिएशंस हैं। जैसे मैंने बताया, सीरियल जो होती है उसको हम कहते हैं RTU, सीरियल वाले को। जो आपका होता है आपका ईथरनेट पे, उसको हम कहते हैं TCP/IP। एक है आपकी ASCII, जिसमें ओरिजिनली मॉडबस को डेवलप किया गया। ये प्रोटोकॉल अभी तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है, अभी यूज़ नहीं हो रहा ASCII वाला, ठीक। TCP/IP. This version of the protocol using in use today. Modbus RTU is by far the most common implementation using binary coding and CRC error checking. The two modes are incompatible, so a device configured for ASCII mode cannot communicate with one using RTU. Modbus RTU devices typically use one of three electrical interfaces: RS-232, RS-485, and RS-422. RS-232 is a simple point-to-point arrangement. इसको RS-232 को पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस कहते हैं। इसमें 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, और इन दोनों का जो कम्युनिकेशन डिस्टेंस है वो आपका 50 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकता RS-232 में, ठीक है। दोनों डिवाइसेस का जो डिस्टेंस है 50 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकता, और आपकी 2 से ज़्यादा डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर सकती। If you only need to connect one device to another and the distance between the two devices is less than 50 feet or 15 meters, then RS-232 will do the job. इसमें 3 वायर्स यूज होती हैं, एक RX, एक TX, एक ग्राउंड, ठीक है। 3 वायर कम्युनिकेशन है ये, ठीक। To connect more than 2 devices on the same line and or have a distance of greater than 50 feet, you should use RS-485 or RS-422. For a master communicating with multiple slave devices, MPI प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। RS-485 is by far the most popular method. This standard can support up to 32 nodes over a range of up to 4,000 feet, roughly 1,200 meters. अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस का जो डिस्टेंस है वो अगर 1200 मीटर भी है, तब भी आप इसके बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं RS-485 without a repeater. The speed that Modbus messages are sent at is referred to as the baud rate, or bits per second. All devices on an RTU network must use the same baud rate. Different devices support different transmission speeds, but between 9,600 and 19,200 bits per second is a typical range. Modbus modules can be configured from as low as 300 to as high as over 100,000. A Modbus serial network has a master device that issues commands to the slave devices. The slaves will not transmit information unless they receive a command to do so from the master. अब इसमें ये क्या कहता है कि जब तक आपका मास्टर स्लेव को कमांड भेजेगा नहीं, उस वक्त तक वो रिस्पॉन्स करेगा नहीं। इट मीन्स कि स्लेव एक्टिव ही तब होता है जब मास्टर ने कमांड भेजी, वैसे वो आइडल पड़ा रहेगा, ठीक। There can only be one master on a network and a maximum of 247 slaves. Each. अब इसमें एक तो ये कहता है कि मास्टर के साथ आप 247 डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहेगा कि अगर आपको 32 डिवाइसेस से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, जो कि आप कर भी सकते हैं, तो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा तो गठी नहीं होती, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाए तो आपको बीच में एक रिपीटर लगाना पड़ेगा जो कि उसके सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। अब देखें, with a unique slave ID from 1 to 247. RS-485 cannot drive more than 32 nodes in a single segment. So, for the rare application that needs more, जी उसका एम्पलीफायर जो होता है सिग्नल, पहली तो बात ये है कि उसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही होती है उससे सिग्नल उसका लॉस नहीं होता। उसमें टेक्निक ऐसी यूज़ होती है कि आप
दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी टेक्निक डिफरेंट है, ये 2 वायर कम्युनिकेशन है, ठीक है, और इसकी जो रिसीविंग टेक्निक है वो है ही डिफरेंट, ठीक। Than 32 nodes, a repeater is required. The master can write data to the slaves as well as read data from them. अच्छा, जो प्रिंसिपल है ना मोडबस का, वो एक जगह देख लें। आपने देखा होगा डिवाइसेस जैसे SCADA. ये डिवाइसेस को आप इसी तरह ही अटैच कर सकते हैं और कोई मेथड नहीं है। ये जो अभी इसको कहते हैं डेजी चेन मैनर, ठीक है। अब इसी तरह ही डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं और कोई तरीका नहीं है। इट मींस कि अगर मैंने इस डिवाइस को डेटा भेजना, माउस नज़र आ रहा है, माउस नज़र आ रहा है, इस डिवाइस को मैंने डेटा भेजना है, तो ये डेटा इन सब से हो के इस डिवाइस पे आएगा। और अगर यहाँ से कोई वायर कट ऑफ हो जाती है तो ये सारे के सारे आगे कट ऑफ। सर ये जो है ना हर 32 के बाद रिपीटर, हाँ, हर 32 के बाद, लेकिन आप 32 देखेंगे नहीं कहीं पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको 32 से ज़्यादा डिवाइसेस लगानी पड़ जाए तो नॉर्मल आप नहीं देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही रेयर, वो कहता है ना रेयर एप्लीकेशन, उसके लिए भी रेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, अब एक मास्टर है, उसने डेटा भेजना है इसके लिए, तो मुझे ये बताएं इनको कैसे पता चलेगा कि डेटा इसके लिए आया है, या इसको कैसे पता चलेगा डेटा मेरे लिए आया है? एड्रेस साइन होगा, एक यूनिक आईडी होगा जिसको कहते हैं यूनिक एड्रेस। फिर चलें, इसको पता चल भी क्या, चलो मेरे लिए डेटा है, ठीक है। अब क्या करना है उस डेटा का, क्या ऑपरेशन हो सकता है डेटा पे? उसकी एक मेमोरी है, उस पर क्या ऑपरेशन हो सकता है? मेमोरी को रीड करेंगे, राइट करेंगे, मेमोरी के बिट को रीड करेंगे, बिट को राइट करेंगे, बाइट को रीड करेंगे, बाइट को राइट करेंगे, वर्ड को रीड करेंगे, वर्ड को राइट करेंगे, कौन से वर्ड को रीड करेंगे, कौन से वर्ड को राइट करेंगे। यही होता है ना, मेमोरी पे यही ऑपरेशन हो सकता है। तो ये भी उसके साथ ही सेंड होता है। फिर उसकी डेटा की एक जगह होती है, मिसाल के तौर पर मैं खाली गाड़ी भेजता हूँ, यार इसमें ये बंदे लाद के ले आओ या ये चीज़ें ले आओ, तो वो स्पेस है ना, डेटा है वहाँ पे आपका डेटा या तो बंदे एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे उतार सकता है या उधर से लेके आ सकता है। यही काम है और यही काम मास्टर करता है। या तो वो डेटा भेज रहा होगा या डेटा मंगवा रहा होगा उधर से कि आ जाओ यार ये चीज़ उठा के ले आओ। सो इसका मतलब कि वो मास्टर स्पेस भेजेगा कि इस बिल्कुल स्पेस भेजेगा। स्पेस भेजेगा क्या मतलब, उसमें जो पैकेट है उसमें स्पेस होती है ना, जब वो डेटा भेजेगा तो उस जगह पे वो डेटा को लेके आएगा। जैसे हम नॉर्मली एक फोल्डर असाइन करते हैं कि ये फाइल हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, पर अब ये काम करेगा। अच्छा, एक और चीज इससे नहीं पता चलेगा, एक मिनट, नेक्स्ट एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। Daisy chained along to all the other slaves on the line. The devices must be connected in a daisy chain manner. They cannot be connected in a star topology. Modbus over Ethernet and switches to communicate with each other. The big difference with Modbus TCP/IP is that an MBAP header or Modbus application header is added to the start of each message. The slave ID at the beginning of the message is ये बेसिकली इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मास्टर जो चीज़ स्लेव को भेजता है ये पैकेट भेजता है। इसमें सबसे पहला क्या है, स्लेव आईडी, मींस उसका आईडी क्या होगा, और हर एक स्लेव का एक यूनिक आईडी होगा। फंक्शन कोड मींस उसने क्या काम करना है। मिसाल के तौर पर इसके फंक्शन कोड फिक्स्ड है। मैं आपको देता हूँ मिसाल 1, फंक्शन कोड 1 क्या करेगा, या तो रीड करेगा या राइट करेगा। फंक्शन कोड 3 क्या करेगा, रजिस्टर को रीड करेगा या राइट करेगा, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन कोड फिक्स्ड है, 0 से लेकर 15-16 तक है, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन शायद आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, ठीक है। इसमें डेटा, ये जो डेटा है इस पे क्या होगा, ये वही चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा था कि या तो ये डेटा भेजेगा या यहाँ पे लेके आएगा। फिर CRC, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डेटा को सिक्योर बनाती है। इसको कहते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये खैर पढ़ते भी हैं, शायद हमारे कोर्सेज में भी होता है, ठीक है। अब ये एक एरर चेकिंग मैकेनिज़्म है
जिससे आपको ये मेक श्योर होता है कि आपने जो डेटा ट्रांसमिट किया है और रिसीव किया है वो डेटा वही है जो कि मास्टर ने भेजा है। कैसे? बेसिकली ये CRC निकलता है, इसको एक्सॉर करें, इसको एक्सॉर करें तो एक CRC निकलेगा। इनको आपस में एक्सॉर करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो एक क्या निकलेगा? CRC निकलेगा। एरर चेकिंग एक बाइट निकलेगी, ये बाइट सेंड हो गई। अब आप जब डेटा रिसीव करेगा ना स्लेव, वो इसको अलग रखेगा, CRC को निकाल के अलग कर देगा। वो जो डेटा रिसीव हुआ है उसको फिर एक्सॉर करेगा, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ एक्सॉर करके एक CRC एक और जनरेट करेगा, उसको भी अलग रखेगा। जो पहले उसने CRC रखा और जो बाद में उसने CRC रखा, उन दोनों को आपस में मैच करेगा, आपस में मैच करेगा। अगर तो वो सेम हुए तो इट मीन्स डेटा आपका एक्यूरेट है, अगर मैच नहीं हुए डेटा को उठा के पाएगा, डिस्कार्ड कर दिया उसको। ठीक है, इस तरह मैं जब आपको बता रहा कि 30 डिग्री अगर सेंड हुआ 30 डिग्री ही रिसीव होगा, ये इस तरह करता है काम। ये हो गया आपका RS-232, RS-485 और RS-422 में, जो कि है आपका सीरियल प्रोटोकॉल। अब हम आते हैं TCP/IP में, क्या करते हैं? वो काम यही करेगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो CRC है ना, ये वाला और ये वाला एक ही पैकेट में भेज देते हैं, एक ही पैकेट में, जिसको हम कहते हैं मॉडबस एप्लीकेशन हेडर। ये देखें, is removed as well as the cyclic redundancy check at the end. ये बस ये फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है, ये फ़र्क है कि TCP/IP में जो ईथरनेट पे जो मॉडबस इम्प्लीमेंट होती है, उसमें एप्लीकेशन हेडर जो कि डिवाइस ID और CRC से मिल के बनता है, वो उसके स्टार्ट में लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है मॉडबस आपकी, कि मॉडबस इस तरह जो है वो डिवाइसेस का जो डेटा है वो सिक्योर करती है। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन? सर बॉर्ड रेट क्या है? बॉर्ड रेट आपका 9600 से लेकर 36000 तक हो सकता है, जिसमें से वो प्रेफर करता है 9600 से लेकर 19200 तक, 19200, 9600 से लेकर 19200 तक। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर आपने मास्टर का जो बॉर्ड रेट कॉन्फ़िगर किया, तमाम के तमाम स्लेव्स का वही बॉर्ड रेट होना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता आपने एक का किया, ये इस वीडियो में बता रहा था कि एक का आपने 9600 कर दिया, दूसरे का 15200 कर दिया। इस तरह आप नहीं कर सकते। जो एक डिवाइस का बॉर्ड रेट है वो सबका वही बॉर्ड रेट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये वही बात है कि अगर आपकी सुनने की कैपेबिलिटी है जी 100 वर्ड्स पर मिनट, एक बंदा जो है बोलना स्टार्ट कर दे, मूवी लगा के उसको फास्ट कर दे, फिर क्या होगा? नहीं सुन पाएंगे ना आप। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी और है, सेंड जो हो रहा है उसके और है। सर ये रिसेंटली IP नहीं होती सर, नहीं, जैसे नहीं। DAEA में हमने किया था। नहीं, IP नहीं होती, IP नहीं होती। ये होता है आपका बॉर्ड रेट, बिट्स पर सेकंड, कितनी बिट्स पर सेकंड वो सेंड करेगा। ठीक है, अब देखें इसके पीछे वैसे बहुत बड़ी लॉजिक है, उसको रहने दें, वो फिर बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, अगर आप डिफरेंट रखेंगे ना, प्रोटीज पे भी आप कम्युनिकेट करें, फिर देखें क्या होता है। एक हाइपर टर्मिनल खोल लें, हरक्यूलिस खोल लें, या कोई और माइक्रो सी का खोल लें। अगर कौन सा किया हुआ, कोई कंट्रोलर पढ़ा हुआ आपने, पिक का, माइक्रो सी या कोई इस तरह का हाइपर टर्मिनल भी नहीं देखा हुआ? XP का हाइपर टर्मिनल होता था। हाइपर टर्मिनल होता है ना जो डिवाइसेस के साथ, एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो चले रहने दें, नहीं पता तो क्या बताएं, छोड़ें। अच्छा, तो अब हम आते हैं। सर एक क्वेश्चन तो जी जी बताएं। सर वो कह रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में वो रिकमेंडेड कर रहा है। रिकमेंडेड नहीं कर रहा। हाँ, रिकमेंडेड नहीं कर रहा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 15 नंबर जो है वो पैकेट मॉड्यूल जो है वो आइडल पोजीशन पे, या उसमें कोई प्रॉब्लम, तो मैंने 20 नंबर पे पैकेट भेजना तो नहीं भेज सकते आप। अगर आपका ये भी कह सकते हैं सर पहले नंबर वाला ही ख़राब हो गया, तो बाकी क्या आप करेंगे फिर? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी फैक्ट्री बंद रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा पहला नंबर ख़राब हुआ है। आपका इसमें रीट्राई काउंट्स होते हैं कि आपने कितनी दफ़ा रीट्राई की और डेटा उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, वो रीट्राई काउंट जब ओवर होता है ना, एकदम अलार्म जनरेट हो सकता है, उस अलार्म की बेस पे आपको पता चल जाएगा कनेक्शन लॉस होगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपने देखा जी घंटे के बाद आपको पता चला हाँ जी वो तो मेरी वायर कटी हुई थी या कोई मसला। कोई और टोपोलॉजी रिकमेंड नहीं कर रहा स्वाइस। टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी और कोई नहीं कर सकते, मॉड बस में और कुछ नहीं कर सकते।
मॉडबस डेवलप इसी के लिए की, इसी टोपोलॉजी से की गई है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल और टेक्निक्स बहुत सी हैं, जैसे प्रॉफिनेट इंडस्ट्रियल ईथरनेट है, TCP/IP है आपका, ये है, और भी DNP 3.0 है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो कम्युनिकेशन में जो सिक्योरिटी है उसके बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं। सर ये इथरनेट जो है, प्रॉफिनेट जो है, ये ज़्यादा रिलायबल है? देखें, रिलायबल कोई भी नहीं है, सीधी सी बात बताऊँ, ठीक है। ये रिलायबिलिटी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका लोकल इंटरफेसिस हैं तो मॉडबस सबसे ज़्यादा रिलायबल प्रोटोकॉल है। लोकल का क्या मतलब है? लोकल का मतलब ये है कि अगर आपका प्लांट है उसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। बाहर से मींस प्लांट के बाहर से, बाहर खड़े होकर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इट मींस कि मॉडबस वहाँ पे सिक्योर्ड, मोस्ट सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें फिर हम आते हैं बाहर इंडस्ट्रियल जी, मैंने यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कराची को इंडस्ट्री लगी हुई, मैं नेट से उसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो फिर आपका जो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होता है वो DNP 3.0 है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो कि आपका फायर वॉल पे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। फायर वॉल लगती है उसके साथ, और इसी तरह ही आपकी वेबसाइट्स को सिक्योर बनाया जाता है, लेकिन वो भी सिक्योर नहीं है। फिर क्यों नहीं है सिक्योर? जब आपका डेटा चला गया ना नेट पे, तो फिर आप गूगल जैसी वेबसाइट अगर हैक हो सकती है तो आपका ये प्रोटोकॉल क्या बात है, ठीक है। आपने अगर एक्सेस दे दिया बाहर, इट मीन्स अनसिक्योर। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, ठीक है, कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना है और किसकी एक्सेस बाहर देनी है और किसकी एक्सेस बाहर नहीं देनी। अब प्रॉफिनेट इस पे इंप्लीमेंट हो रहा है, प्रॉफिनेट इंडस्ट्रियल ईथरनेट, जो ये कम्युनिकेट कर रही है इसके साथ सीमेंस की जो PLC वाली, इसमें ईथरनेट के ऊपर प्रॉफिनेट इंडस्ट्रियल ईथरनेट इंप्लीमेंट हो रहा है। प्रॉफिनेट भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि ईथरनेट पे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपने कौन सी चीज़ लगानी है, ठीक है। लोकली में प्रॉफिनेट और मॉडबस को कॉन्फ़िगर। सर ईथरनेट का थोड़ा सा बताएं कि क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों यूज़ नहीं कर रहे? इसका इंटरफेस है ना ईथरनेट का। अब ईथरनेट का फ़ायदा क्या है? ईथरनेट का फ़ायदा ये है, आपने इसको दिया स्विच पे दिया, और स्विच से आपने राउटर पे दिया, राउटर से आपने वायर भेज दिया। अब ईथरनेट पे करें, RS-232 पे करें ना, ये काम नहीं हो सकता कभी भी। आपने कभी देखा है कि RS-232 का डेटा जो है वो कभी बाहर गया हो इस तरह? नहीं। देखें इधर, ये वायर मैंने कहाँ पे लगाई हुई है? अपने PC में। इसको उठा के मैं स्विच पे देता हूँ, उस स्विच की वायर उठा के देता हूँ राउटर पे, और राउटर से आप डेटा बाहर, ठीक है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते सर प्रॉफिनेट अच्छा है, उससे नहीं। अच्छा है किस लिहाज से है? प्रॉफिनेट में ये काम हो सकता है, ईथरनेट पे ये काम नहीं हो सकता। RS-232 में ये काम नहीं हो सकता। आप राउटर वाला काम नहीं कर सकते ना इस पे। इसका फ़ायदा क्या है? आपने स्विच पे दिया और उस स्विच पे 10 PC लगा दिए जी, 10 PC पे आप एट ए टाइम डेटा ले सकते हैं। आप RS-232 में ये नहीं कर सकते काम, इस पे कर सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो आपका प्रॉफिनेट ही होता है, ठीक है। ये अच्छा होने की वजह से नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से यूज़ होता है कि उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और फिर लोग क्या करते हैं कि प्लांट को डेफिनेटली उनको नहीं पता चल रहा होता कि ये हो रहा क्या प्लांट में। वो क्या करते हैं, इसको जो कंपनी होती है वो राउटर बीच में लगा के जाती है, वो वहाँ पे नेटवर्क एक्सेस दिलाती है। फिर जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो वहाँ से ही चाइना से बैठ के, अमेरिका से बैठ के वो एक्सेस करते हैं, उसको सिस्टम को रीबूट कर देंगे या कोई इस तरह का काम करेंगे, वहाँ से ही करेंगे। तो फिर क्या होगा जी, सिस्टम रीबूट हुआ, आपके जो पैरामीटर थे वो रिफ्रेश हुए, तो आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये काम वो नॉर्मली करते हैं। लेकिन अगर कोई समझदार बंदा हो वैसे, तो अगर नेट पे वो डेटा भेज रहे हैं ना, तो वो बहुत ही अनसिक्योर्ड काम है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नेट पे डेटा आ गया तो फिर हैक हो सकता है, ठीक। तो नॉर्मली जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वो इसको प्रेफर नहीं करती, लेकिन मैंने वैसे देखा है कराची में, सिंध में बहुत सी बड़ी कंपनीज नहीं, खैर एवरेज लेवल की कंपनीज ये काम करती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर उनको नेट पे डेटा डालना ही जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अनसिक्योरिटी है, ठीक।
को उनका राइवल हो तो वो भी ये काम कर सकता है वो, ठीक। बहरहाल चले, हमारी जो टॉक है वो आगे पीछे चलेगी। तो अब हमने काम ये करना है कि हमने पहले S7-1200 पे एक प्रोग्राम लिखना है, फिर मैं S7-200 पे एक प्रोग्राम लिखूंगा और उन दोनों PLCs को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। कंबाइन करके हम उनके डेटास को SCADA पे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। और SCADA हम अब आज जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे प्योर SCADA का WinCC यूज़ करेंगे, ठीक। अच्छा जी, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट S7-1200, कौन सा ग्रुप है आपका? PLC T8। कंट्रोलर्स में S7-1200 1214 AC/DC रिले, और यहाँ से हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमें इसका डिजिटल और एनालॉग डेटा जो कि उस दिन भी मैंने डिस्प्ले करवाया था वही डेटा मैं आज WinCC पे डिस्प्ले कराऊंगा। पहले मैं उसका छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ, उसके बाद हम उस डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। ये जो वीडियोस वगैरह की रिकॉर्डिंग है ये कल मुझसे आप ले सकते हैं, ठीक है। कल हमारी सारी वीडियोस कंबाइन हो जाएंगी तो फिर कल आप मुझसे वीडियोस भी ले सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, बहरहाल यहाँ से हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इसका इथरनेट का एड्रेस असाइन करना है 1.1 साइन कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे एनालॉग को भी कन्फिगर कर लेते हैं। हार्डवेयर पे गए, सिग्नल बोर्ड्स पे एनालॉग आउटपुट यहाँ से उठा के एनालॉग को लगा दिया, क्योंकि मुझे एनालॉग आउट का मॉड्यूल चाहिए जो कि इसमें लगा हुआ है। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी मुझे बताना है कि मैं थोड़ा सा जो है वो स्लो हो जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका एड्रेस रख दिया 10, ये एनालॉग आउटपुट का है QW10, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये एनालॉग इनपुट, सॉरी यहाँ पे होगा ये, अगर आप देखें यहाँ पे ये आपका इनपुट का एड्रेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसके टैग टेबल PLC टैग्स पे, और पहले ही मैं जैसे हम नहीं पहले सिंबल असाइन करते थे उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग करते थे, इसी तरह हम यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ काउंटर, डेटा टाइप सपोज वर्ड दे रहा हूँ, और काउंटर की आपने मेमोरी लिख लेनी है। कोई एक स्टूडेंट लिख ले, काउंटर में MW100 पे दे रहा हूँ, एनालॉग रीड ये दे रहा हूँ मैं, किस पे दूँ, MW102, फिर एनालॉग कंट्रोल ये MW104, और फिर डिजिटल कंट्रोल में दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू होगी बूलियन Q0.3, ठीक है, ये दे दी। इसको मैं सेव कर दिया। 4 वैल्यूज़ मैंने असाइन की हैं, लिख ली हैं किसी ने, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोग्राम ब्लॉक में, मेन ब्लॉक में जस्ट सिंपल मैंने एनालॉग को रीड करना है। उसको रीड करने का तरीका आपको पता है, जस्ट मूव कराएंगे। एनालॉग इनपुट कैसे रीड करूँ, क्या लिखूँ, IW10। ये कैसे पता चला मुझे IW10 है, सॉरी ये काम करना मैं भूल गया हूँ। डिवाइस कन्फिगरेशन में जाएंगे और यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करके जो आपने हार्डवेयर में चेंजेस की वो आप इसमें बर्न कर दें। ये करना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपने हार्डवेयर में चेंजेस की, क्या चेंजेस किए हैं, एक तो एनालॉग का मॉड्यूल लगाया, उसके बाद उसके एड्रेस को भी चेंज किया, तो दोनों काम मैंने यहाँ पे किए। उसकी बेस पे मैं यहाँ पे
अच्छा, जब तक ये लोड होता है फिर मैं अनाउंसमेंट करूँ कि जो कल की क्लास है वो 12 से 2 होगी। ठीक है, कल की क्लास 12 से 2 होगी। अच्छा, बहरहाल ये प्रॉब्लम जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है ये वाला कि यहाँ पे देखें इसने लिखा हुआ था कि 1 प्रॉब्लम स्कैनिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कंप्लीटेड, 1 प्रॉब्लम फाउंड। ये उस दिन भी मैंने बताया था कि नेटवर्क आईडी का होता है कि आपका सेम नेटवर्क आईडी इसने असाइन करना है। ये इसने असाइन कर दिया, इसको ओके किया। अब मुझसे ये कहेगा कि मैं इसको पीएलसी में डालने लगा हूँ। स्टॉप और लोड, यहाँ से आप जब लोड करेंगे तो पीएलसी स्टॉप मोड में है, तो मैं यहाँ से जब ओके करूँगा तो ये रन मोड में आ जाएगी, ये रन मोड में आ गई। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और फिर दोबारा मेन ब्लॉक पे जाते हैं। अब देखें अगर तो ये ब्लॉक उसने डाला होता तो यहाँ पे तो पहले एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है, इट मीन्स उसने कन्फिग्रेशन ब्लॉक ही डाला है। अच्छा, IW10 की वैल्यू को मैं मूव करा देता हूँ। एनालॉग रीड क्या था? वो तो कह रहा है MW100 था। अच्छा, फिर आप यहाँ पे करें मूव, किसको मूव करना है? IW नहीं, एनालॉग कंट्रोल क्या था? कहाँ पे डालना है? QW10 आपकी एनालॉग आउटपुट है ना। ये तो हो गया ये वाला पार्ट। फिर हम एक काउंटर बनाते हैं उस दिन जैसे मैंने बनाया था, ऐड न्यू ब्लॉक, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, साइक्लिक इंटरप्ट 1 सेकंड का मैंने ये काउंटर ये बना दिया इंटरप्ट। जब 1 सेकंड का इंटरप्ट बनाया तो यहाँ पे जस्ट मैं इंक्रीमेंट का ब्लॉक लगाता हूँ। मुझे बताएं वो क्या था काउंटर? अच्छा, आप यहाँ पे काउंटर भी लिख दें तब भी ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। मानना तो चाहिए। अच्छा चलें, क्या था MW? अच्छा, एक और भी रीज़न है कि यहाँ पे आपने इंटीजर को सिलेक्ट करना है और फिर आप यहाँ से ये सिलेक्ट करें तो यहाँ पे ये काउंटर आ गया। ठीक है, ये तो ये जो MW100 लिखा हुआ था यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप आए मेन ब्लॉक में आके इसको करें सेव, इसको फिर करें कंपाइल करने के बाद हम इस प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको उस दिन बताई थी कि ये प्रोग्राम तो डाउनलोड हो जाएगा ये। आज हम ये सपोज करते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसमें आज हम ये सपोज करते हैं कि S7-1200 डायरेक्टली WinCC के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, S7-1200 डायरेक्टली WinCC के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। WinCC क्या है? WinCC सीमेंस का सॉफ्टवेयर है SCADA का, जहाँ पे आपका SCADA इंटरफेस डेवलप होता है। जो आप कंट्रोल रूम में स्क्रीन्स देखते हैं, जो पैरामीटर्स आ रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर पे आ रहे होते हैं। ठीक, मैं कहता हूँ वो कम्युनिकेट नहीं करता। फिर S7-200 भी कम्युनिकेट नहीं करता, वो तो वैसे ही नहीं करता WinCC के साथ डायरेक्टली। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम कहते हैं OPC। क्या कहते हैं? OPC। OPC से बनता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फॉर प्रोसेस कंट्रोल। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फॉर प्रोसेस कंट्रोल लिख दूँ क्या? OPC नेट पे सर्च कर लेना कि लिख दूँ ऑब्जेक्ट, ठहरो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फॉर प्रोसेस कंट्रोल, पूरा टेंस है। अच्छा, ये बनता है आपका OPC से। OPC बेसिकली जो O है ना उससे बनता है OLE फॉर प्रोसेस कंट्रोल। ये OLE जो है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, आगे मूव करें। अच्छा, ये बेसिकली
OPC क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर ये 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये फ्रंट रो में जो 3 लोग बैठे हुए हैं, इनमें जो ये मिडल वाला है ये एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहा है। इनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती और आपको इनकी लैंग्वेज नहीं आती, बीच में आप क्या कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इन्हें बता रहे हैं और इसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इन्हें बता रहे हैं, ठीक है। तो बीच में आप क्या काम रहे हैं, ट्रांसलेटर काम कर रहे हैं। अब OPC भी इसी तरह का काम करता है, ये समझ लें, ये है WinCC, ये S7 1200, तो ये बीच में क्या करेगा, इसके बाद दोनों के ड्राइवर्स हैं, WinCC के भी S7 1200 के भी, ये डेटा उठा के उसको देगा, ये डेटा उठा के इसका डेटा उसको देगा, आपस में कम्युनिकेट करवाएगा। बात समझ आई है कि नहीं आई? तो ये बेसिकली क्या करता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। फिर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, सपोज इसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है काउंटर का, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ना लिखूँ, एक काउंटर है जो कि VB1 पे इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर दोबारा लिख दूँ 200 में। अच्छा, एक और चीज़ भी आप देख लें, एक नई चीज़ जो शायद आपने ना देखी हो। अच्छा, मुझे पता नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इसमें एक प्रोग्राम है काउंटर का, आप देखना चाहते हैं यार वाकई प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करें, यहाँ से अपलोड की ऑप्शन है, जैसे डाउनलोड करते हैं इसी तरह अपलोड कर सकते हैं, ये अपलोड। अब मैं दिखा भी देता हूँ कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ से अपलोड करें। अब रिवर्स में काम करेगा ये आपका प्रोग्राम लिखा आ गया, ये मैंने काउंटर का प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ था और ये आपके सामने, ठीक है। यहाँ से मैं PLC को रन मोड में कर देता हूँ और ये देखें VB1 में वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, किसमें, VB1 में। तो आप लिख दें S7 200 VB1 से, ये एक्चुअली 1200 का प्रोग्राम है, 200 ये अब देखें, ये भी केबल लगी हुई है ना, इसकी दोनों की केबल मैंने लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं काट दिया। अब मैं बेसिकली डेटा को कंबाइन करना चाहता हूँ एक ही सॉफ्टवेयर पे, जो कि है OPC, ठीक है। ये कहता है जी डेमो वर्जन आपका एक्सपायर हो गया है, तो हम डेमो वर्जन को दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। KEP सर्वर किधर है, KEP सर्वर नज़र नहीं आ रहा इधर। यहाँ से आप दोबारा भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली ये 2 आवर्स कंटिन्यूस अगर आप चलाएंगे तो इसको एक्सपायर हो जाएगा ये, बहरहाल ये दोबारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास KEP सर्वर आ गया और इसको मैं अभी काट देता हूँ, यस, तो इसको भी काट देता हूँ, यस। अब मेरे पास 2 डिवाइसेस का डेटा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ये आपका सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये एज अ मास्टर काम करेगा, किसके लिए, S7 1200 के लिए भी और 200 के लिए भी, ठीक है। लेकिन जब मैं कम्युनिकेट करूँगा 1200 के साथ, ये क्या काम करेगा, इसकी केबल इथरनेट की है, क्या काम करेगा ये 1200 का मास्टर हो जाएगा उसका स्लेव। पहली तो बात ये है कि इसको जो इथरनेट केबल होती है उसके लिए मास्टर का वर्ड नहीं होता, उसका वर्ड होता है सर्वर, ठीक है। हमने अभी देखा भी था, तो इसके लिए मैं करता हूँ सर्वर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप लिखें जो कुछ मर्ज़ी अपना नाम लिख दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। सर्वर S7 1200 डिवाइस नेम लिखा, उसके बाद यहाँ से आपने इसका Siemens TCP/IP सिलेक्ट करना, ये है Siemens TCP/IP ईथरनेट। नेक्स्ट, ये आपका अडॉप्टर है, फिजिकल अडॉप्टर, नेक्स्ट, फिनिश कर दें। ये तो आपका सर्वर ऐड हो गया, ये वाला PC। अब इसका स्लेव डिवाइस ऐड होगी, कौन सी, ये वाली स्लेव डिवाइस ये है।
तो मैं यहाँ पे करूँगा S7 1200। तो नेक्स्ट आपने डिवाइस मॉडल सेलेक्ट करना है कौन सा है, वो तो जस्ट नाम लिखा, यहाँ से S7 1200 को सिलेक्ट कर लिया। इसका IP आपने यहाँ पे लिखना है, क्या IP था इसका? नेक्स्ट इसको फिनिश कर। अब आपके पास 1200 तो आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना। अब क्या होता है, फंक्शन कोड, आपने कौन से डेटा को उठाना है, उधर से कौन से डेटा को उठाना है, 4 डेटाज हमने उठाने हैं जो कि हमने वहाँ पे लिखे। वो क्या क्या है? S7 1200 काउंटर, ये सिंपल आप बल्कि ठीक है। काउंटर किस पे है बताएं? MW 100 अप्लाई, ओके। फिर यहाँ पे एक और टैग ऐड करें, S7 1200 AR एनालॉग रीड, किस पे है? MW 102। 102। फिर राइट क्लिक करके नेम ऐड करें, S7 1200 एनालॉग C AC एनालॉग कंट्रोल, किस पे है? 104। फिर आपका डिजिटल कंट्रोल S7 1200 DC Q0.3, ये देखें, अप्लाई, ठीक है। तो ये 4 डेटास मैंने लिख दिए। अब मैंने ऐड करना है किसको? ये तो मेरा हो गया 1200 का। अब मैं 200 को ऐड करना है, इसको राइट क्लिक करें, न्यू चैनल। अब ये इसके लिए क्या होगा? 200 के लिए मास्टर, क्योंकि इसकी जो केबल है वो आपकी सीरियल केबल है। S7 200 डिवाइस ड्राइवर्स S7 200 लिखा होगा कहीं पे, ये देखें लिखा होगा। नेक्स्ट, ये कॉम पोर्ट कौन सी पे डिटेक्ट हुआ है, इसको राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर पे जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉम पोर्ट 5 पे डिटेक्ट हुई। तो यहाँ पे आप क्या लिखें? 5। नेक्स्ट, ये मास्टर आईडी 0 ही है। अब इसकी डिवाइस S7 200, इस डिवाइस मॉडल भी यही है। डिवाइस आईडी क्या है? 2। क्यों है 2? जब आप उसको कम्युनिकेट करते थे तो 200 का जो IP था वो 2 ही था, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब आप उसमें से क्या डेटा लेना है? S7 200 क्या लेना है? काउंटर है ना। काउंटर किस पे है? VB1। तो आपको इस तरह नहीं लिखना, 200 में इस तरह नहीं लिखना। V तो वहाँ पे लिखें, B यहाँ पे लिखें, बाइट VB1। इसका सिंटैक्स इस तरह है, ठीक है। इसको अप्लाई कर दें। ये अब आप अगर देखना चाहते हैं इन सब का डेटा, तो आप यहाँ से क्विक क्लाइंट को लॉन्च करें। यहाँ पे आ जाए, पहले आप 1200 का देखना चाहते, ये 1200 का सर्वर S7 1200 डॉट S7 1200, ये आपका सारा का सारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नजर आ रहा है? चलो, एक तो काउंटर चल रहा है इसमें, किधर है वो सारा कुछ चल रहा है, देखें एनालॉग की वैल्यू कम हो रही है अभी, नजर आ रही है, अभी 0 हो जाएगी ये। फिर ये देखें, ठीक है, ये डेटा इसमें सारा आ रहा है जो कि आपने वहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब ये S7 200 का देखें, S7 200 भी चल रहा है, ये देखें 0 होने लगा 1, ये भी आपका चल रहा है, ठीक है। इसको आप मिनिमाइज करें। अब हम आते हैं TIA की तरफ दोबारा। इसमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, SCADA PLC ग्रुप 58। कॉन्फ़िगर अ डिवाइस। अब आपने कंट्रोलर्स पे नहीं जाना, अब आपने जाना है पीसी सिस्टम पे। ये जस्ट लाइक आप
पीसी को पावर अप करते हैं, पीसी को खोल लिया तो आप पीसी स्टेशन पे जाएंगे, पीसी जनरल में पीसी स्टेशन पे चले गए। ये ऐसा ही है जैसे आपने क्या पावर ऑन किया, आपका डेस्कटॉप खुल गया, ठीक है। इसी तरह आप ये किया ये, ठीक है। अब जब आपका डेस्कटॉप खुल गया, आपके डेस्कटॉप पे था WinCC, आपने इसको क्या किया, डबल क्लिक, क्या हुआ, WinCC आपके सामने आ गया। तो ये आपका जस्ट क्या है, हार्डवेयर कैटलॉग खोलें, यहाँ पे WinCC था, ये आपका पीसी है, इसके साथ आप यहाँ से WinCC इसके साथ ऐड कर दें। जस्ट लाइक आप उसको डबल क्लिक करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर खुल जाता है। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे WinCC को ऐड कर दिया, ठीक है। ये WinCC इसके साथ ऐड हो गया। अब आप यहाँ पे अगर देखें गौर से तो यहाँ पे देखें पीसी स्टेशन के साथ HMI मीन्स WinCC भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कोई स्क्रीन आपको नज़र नहीं आ रही जो कि उसमें नज़र आ रही थी पहले से बनी हुई रूट स्क्रीन, इसमें नहीं है। तो आप यहाँ से ऐड न्यू स्क्रीन करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। ये वही स्क्रीन है जो कि आपके सामने अभी नज़र आ रही है, जो कि आपने HMI में भी देखी थी कि नहीं देखी थी। और बिल्कुल सॉफ्टवेयर का इंटरफेस भी बिल्कुल वही है, आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगी, उसी तरह का ये ऑलमोस्ट, ठीक है। ये सारे आपके बटन्स भी दिए हुए हैं, ये स्क्रीन है आपकी, सब कुछ उसी तरह दिया हुआ है, ठीक। इसको आप डबल क्लिक करके इसकी स्क्रीन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर दिया। उसके बाद आप इस पे यहाँ पे टूल्स में डिफरेंट तरह के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक विंडो ऐड कर दी, इसको कॉपी किया, एक विंडो नीचे मैंने ऐड कर दी, और इसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। सपोज स्मॉल में क्यों लिखा गया है? अच्छा, इसमें इसका साइज़ अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सपोज 32 रख दिया है। अच्छा, तो इसके साथ साथ अगर आप इसको यहाँ पे एक नेविगेशन बार होगी, अगर आपने सबसे पहला काम क्या करना है, एग्ज़िट का बटन लगाना है कि जब आपका रन टाइम लॉन्च हो तो यहाँ से आप इसको एग्ज़िट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बटन लगाते हैं एग्ज़िट, और इसका भी साइज़ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसका कलर भी इस पे मैं आपको पहले भी बताया था, जिस चीज़ पे आप क्लिक करेंगे उसी की प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी। राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, इसके यहाँ पे फिल पैटर्न में इसका कलर है, सपोज आपने इसको रेड रख दिया। अब इसको कलर असाइन करने से, एग्ज़िट लिखने से एग्ज़िट नहीं होगा, इसकी फंक्शनलिटी को ऐड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपने जैसे वहाँ भी फंक्शंस को ऐड किया था। प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, इसके इवेंट्स पे जाएं, क्लिक पे जाएं, ऐड फंक्शन। क्या फंक्शन करे, एग्ज़िट पे आप जाएं, यहाँ पे अदर फंक्शंस पे है कहीं, स्टॉप रन टाइम, रन टाइम को स्टॉप कर दे। और यहाँ से अगर मैं इसको लॉन्च करूँ, यहाँ से रिपोर्ट टर्मिनल आप लॉन्च करें तो ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है, ये एग्ज़िट हो गया। फिर स्काडा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो याद रखें। पहला टैग असाइनमेंट्स, पहला टैग असाइनमेंट, फर्स्ट वन इज़, सॉरी अभी नहीं लिखना आपने, पहला आपने करना है कनेक्शन, सेकंड टैग असाइनमेंट,
वेरिएबल फील्ड क्रिएशन। क्रिएशन नहीं लिखे, वेरिएबल फील्ड ही लिखते हैं। 4 नंबर, असाइन टैग टू वेरिएबल फील्ड। ठीक है, ये 4 चीज़ें आप कोई भी सॉफ्टवेयर स्काडा का खोलेंगे तो ये 4 काम आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला काम अभी हम करने लगे हैं। फर्स्ट वन में क्या है, कनेक्शन। कनेक्शन किसके साथ, आपने जो डिवाइस ऐड की है या जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उससे पहले आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो पहला काम आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश है। अगर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ से आप इसके कनेक्शन पे चले जाएं। कनेक्शन में आपका यहाँ पे अगर डबल क्लिक करूँ मैं तो यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन 1 किसके साथ, KP सर्वर। KP सर्वर इसलिए कह रहा हूँ, डेटा तो आपका KP सर्वर से आएगा ना, बेशक 200 का आएगा, 1200 का आएगा, लेकिन आएगा KP सर्वर के साथ। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है OPC। अब OPC तो जनरल टर्म है ना, कौन सा OPC, यहाँ पे नीचे देखें लिखा आ जाएगा कौन सा OPC। डिफरेंट OPC इसमें दिए हुए हैं, जिसमें से KP सर्वर आपने सेलेक्ट करना है ये। ठीक है, जस्ट क्लिक कर दिए, ये हो गया आपका पहला काम। सेकंड क्या लिखा हुआ है, टैग असाइनमेंट। आपका कनेक्शन का मतलब ये होता है कि अब आपने जाना है टैग पे। कनेक्शन असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपने ये उसको बता दिया कि डेटा कहाँ से लेना है और डेटा क्या लेना है, ये आपने टैग से डिसाइड करना है। डेटा कहाँ से लेना है, कनेक्शन, डेटा क्या लेना है वो आपका आ गया कनेक्शन टैग असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 7-1200 काउंटर। ज़रूरी नहीं है ये लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड। यहाँ से आपने जाना है कनेक्शंस पे। अब इंटरनल मींस आप सॉफ्टवेयर के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कोई ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई वैल्यू सेव कर रहे हैं। KP सर्वर मींस आप बाहर से वैल्यू उठा रहे हैं, KP सर्वर से आप वैल्यू उठा रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या उठा रहे हैं वो आप यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करेंगे, KP सर्वर का डेटा आ गया। KP सर्वर में क्विक क्लाइंट लॉन्च है, आपको पता है कि मैंने मास्टर ऐड भी किया है और सर्वर भी ऐड किया है। तो सर्वर से पहले आप डेटा उठाएं। क्या क्या डेटा उठाना है, पहले आपने काउंटर लिखा है तो मैंने काउंटर उठा ली। इसकी जो वैल्यू अपडेट है वो 100 मिली सेकेंड के बाद अपडेट मतलब 100 मिली सेकेंड के बाद डेटा आया। S7-1200 कौन सा कंट्रोल है, एनालॉग रीड। अब आपको यहाँ से एनालॉग इसकी वैल्यू चेंज करनी है, क्या जी लगा दिया। ठीक है, कनेक्शन में प्रॉब्लम था, एक बार साफ किया पावर वाले को स्वाइप किए हैं। हाँ बस हो गया, ठीक है, अब चल रही है। अच्छा, अब मेरा वेट करना है, लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा क्या था, S7-1200 एनालॉग रीड था, एनालॉग कंट्रोल भी था ना, AC कंट्रोल। DC। अब आपका डेटा है S7-200 काउंटर, वो भी तो है ना, वो आपका आएगा मास्टर से ये। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास ना तो 200 है ना 1200 है,
फिर भी आप KEP सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जस्ट देखने के लिए कि KEP सर्वर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं WinCC के साथ। कैसे? KEP सर्वर के एक रैंडम फंक्शंस हैं जो खुद ब खुद ही चल रहे होते हैं। कोई साइन वेव चल रही होगी, कोई वैल्यू 0 से 1000 तक काउंट हो रही होगी, कोई 0 से 255 तक काउंट हो रही होगी। वो कहाँ पे है? वो आप जाएँ सिमुलेशन एग्जांपल्स में, ये देखें सारी वैल्यूज़ रैंडमली चल रही हैं। चल रही है कि नहीं चल रही? जिसमें से एक वैल्यू मैं उठाने लगूँ, ये वाली, ये क्या है? रैंप 1 जो भी है, ठीक है। ये आप यहाँ पे आए, यहाँ पे मैं कहता हूँ OPC, ये OPC से डाटा आएगा, OPC SIMU लिख देते हैं, सिमुलेशन सर्वर नहीं। अब आप जाना है सिमुलेशन पे, सिमुलेशन में पहला जो फंक्शन है वो हम उठा लेते हैं। फंक्शन पे जाएं, पहला रैम 1 के नाम से जो फंक्शन है वो उठा लिया, और यहाँ से इसका भी आप डेट टाइम रख लीजिए, ठीक है। अब ये सारा डेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? वेरिएबल फील्ड। ये हम जाएंगे स्क्रीन पे, और स्क्रीन में हम, ये वेरिएबल फील्ड है, ये IO फील्ड, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दें। अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सपोज ये 36 मैंने कर दिया, ज़्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से इसका टेक्स्ट ऐड कर दिया। सपोज S7 1200 क्या था? एनालॉग रीड कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा नज़र आए। इसको मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, और एक और काम करने से पहले फिर करते हैं इसकी टेक्स्ट जो ये इसकी भी अलाइनमेंट कर सकते हैं हम। टेक्स्ट फॉर्मेट ये सेंटर्ड में आए। अच्छा, फिर अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये मेरी पूरी फॉर्मेटिंग मुझे बार बार ना करनी पड़े। चार वैल्यूज़ तो होगी आपकी, किसकी? 1200 की, और ये 200, एक होगी 200 की, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे वैल्यू देनी है तो जस्ट क्या करें आप, सॉरी पहले तो मैं लिख लूँ यहाँ पे, एनालॉग कंट्रोल कर लें AC, और इसको कर लें DC, और इसको कर लें काउंटर भी है C, और इसको कर लें 200। ये अब मैंने इस पे वैल्यू देनी है। इसको डबल क्लिक करें और पॉप इसके जर्नल पे जाएं, टैग्स में जाएं, और टैग्स में यहाँ से आपने किसकी वैल्यू देनी है? एनालॉग रीड की, या फिर इस पे जाएं, इस पे किसकी वैल्यू देनी है? एनालॉग AC। इस पे आए, किसकी वैल्यू देनी है? इस पे DC, डिजिटल कंट्रोल। इस पे आए, देखिए ये खुद ब खुद चेंज हो जाता है जो भी उसका होगा, ठीक है। यहाँ पे आए, ये कौन सा था? तो यहाँ पे आए, ये था 200 काउंटर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज असाइन कर दी। अब हम यहाँ से मोर टर्मिनल को लॉन्च करते हैं। और ये वैल्यूज आपका काउंटर भी आ रहा है S7 200 का, और आपका S7 1200 की एनालॉग रीड भी आ रही है। इसको अगर मैं कर दूँ 1 हुई है कि नहीं? लाइट देखें 0,
कंट्रोल हो रही है। Yes, sir. फिर आप AC को देखें, इस पे वैल्यू देता हूँ 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, ठीक है, और 5,000, ठीक है। तो ये आपका लैंप जो है वो इंटेंसिटी आपकी कंट्रोल, ये कब ऑन होता है? तो बहरहाल ये आपकी यहाँ से इंटेंसिटी इसकी कंट्रोल हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आप एनालॉग को देख सकते हैं। एनालॉग को हम यहाँ से ठीक है, कौन सी चीज़ रहेगी नहीं। अच्छा, ये तो हो गया आपका स्काडा में जो आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब हम कुछ फीचर्स को इसके देख लेते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि जो एनालॉग की वैल्यू आ रही है ये वाली, इसको इन द फॉर्म ऑफ कोई ग्राफिक्स के तौर पर मैं दिखाऊँ, मिसाल के तौर पर ट्रेंड नहीं, अभी नहीं ट्रेंड करते, ट्रेंड के अलावा एक काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं, टैंक है, ठीक है, टैंक लेवल है सपोज जो आ रहा है, ठीक है। ये टैंक लेवल मेरे पास आ रहा है, तो मैं जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इसके शो करना चाहता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर KEP सर्वर का भी डाटा अगर आप दिखाना चाहते हैं तो मैं इसको भी कॉपी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V, इसको मैं डबल क्लिक करके KEP SERVER सर्वर, ये KEP सर्वर का डेटा आ गया। इसको भी आप एड्रेस कैसे देंगे, उसी तरह डबल क्लिक करें और यहाँ पे OPC में लिखा होगा ये। अच्छा, पर यहाँ पे मैंने क्या करना है, मेरा मकसद ये है कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। इस टैंक का जो लेवल है वो है 0 to 100%। ऑल दो कि आप इसको चेंज कर सकते हैं 0 से 32,000, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इसका तरह चेंज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जो वैल्यू मेरी आ रही है वो 0 to 100% शो हो। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ जी, कोई बता सकता है क्या करना पड़ेगा? जो वैल्यू आ रही है मैं चाहता हूँ कि 0 to 100% में शो हो, क्या करूँ? डेफिनेटली फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, वैसे तो शो हो नहीं सकती। तो जो वैल्यू आ रही है उसको मैं किस से डिवाइड करूँ तो वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 to 100% में। मैं कहता हूँ जी मैक्सिमम वैल्यू 32,000 है। किससे? 32,000 को 32,000 से डिवाइड करूँ, जो वैल्यू आएगी उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल। 32,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से तो वैल्यू आ जाएगी 320। इट मीन्स कि आपने 320 से डिवाइड करना है, तब आपकी 0 to 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। 32,000 को डिवाइड करें 320 से, क्या आता है 100, तो आपका जब मैक्सिमम लेवल होगा तो 100 शो करेगा वो। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा और वो फार्मूले को कहते हैं स्क्रिप्टिंग। इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट नहीं होता, स्क्रिप्टिंग कहते हैं इसको, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखना, फार्मूला लिखना, ठीक है। उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए। क्यों? कि आपने डाटा एक वेरिएबल में सेव करवाना है ना, डिवाइड करके, ठीक है। तो वो वेरिएबल आप टैग होता है, टैग में उस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और ये जो टैग होगा वो टैग होगा इंटरनल टैग। सपोज S71200 INT, S71200 INT ये इंटरनल टैग है। और यहाँ से आप इसको KEP सर्वर नहीं बल्कि इंटरनल टैग ऐसे टैग को कहते हैं जो विद इन द सॉफ्टवेयर यूज होता है, बस उसका बाहर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से स्क्रिप्ट की ऑप्शन होगी, कहाँ पे है?
ये विजुअल बेसिक, यहाँ पे ऐड न्यू स्क्रिप्ट, इसको आप अपना नाम दे सकते हैं, सपोज रीनेम माई स्क्रिप्ट। इसमें यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या, कि जो टैग से आप कॉपी करें वैल्यू, ताकि आपके फार्मूले में जो डेटा टाइप्स हैं वो गलत ना हो। कंट्रोल सी करें, कहाँ पे था स्क्रिप्ट, कंट्रोल वी इज इक्वल टू, किसको डिवाइड करना था आपने, डिफॉल्ट टैग टेबल, एनालॉग रीड, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 320, ठीक है, 320 से डिवाइड करना है, वैल्यू इसमें सेव कर देंगे। ठीक, अब इसको चेक करना है कि ठीक है गलत है, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखें कंपाइलेशन कंप्लीट, एरर 0 वार्निंग। अगर मैं गलती से भी इसका एक टी हटा देता हूँ यहाँ से, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, अब आप देखें ये एरर आ गया। ठीक है, तो फिर आपने ये ऐड कर देना, ये इसको हम सेव करेंगे और इसको यहाँ से हम कंपाइल कर देंगे। फिर हो गया आपका, ये हो गया। अब हम आते हैं मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे आपने जो चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है ये वाली सारी। इसको जो वैल्यू मैं असाइन करूँगा वो करूँगा, ये है इसकी टैंक फिलिंग की वैल्यू, इसको मैं असाइन करता हूँ। क्या असाइन करूँ, S700 इंटरनल। तो अब आप देखें कि इस नॉब पे वैल्यू शो होगी कि नहीं होगी, वैल्यू शो नहीं होगी, नहीं हो रही कि हो रही है, अभी तो खैर वैल्यू 0 है। आ रही है वैल्यू, आ रही है, कोई कह रहा आ रही है, क्या कह रहा है, नहीं आ रही, कोई किसी को रीजन पता है क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि आपने कहीं ये लिखा हुआ है कि ये फार्मूला एग्जीक्यूट हो, कहीं ये लिखा है आपने कि फार्मूला एग्जीक्यूट, जैसे आप वाइल लूप के अंदर लिखते हैं वो फार्मूला बार बार चलता रहता है, आपने ये तो नहीं लिखा हुआ किस कंडीशन पे ये फार्मूला एग्जीक्यूट हो, नहीं लिखा हुआ ना आपने, तो आपको इसको कंडीशन में डालना है। आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये वैल्यू है KEP सर्वर की, ये बहुत ही फास्ट चेंज हो रही है ना, बहुत फास्ट चेंज। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक KEP सर्वर की वैल्यू की बेस पे जब एक दफ़ा भी चेंज आए फार्मूला कॉल हो जाए, जब वैल्यू 1 चेंज आए वैल्यू कॉल हो जाए, आप कैसे करेंगे, वो आप करेंगे टैग्स पे जाएं, यहाँ से आप OPC का कौन सा था ये, इसको राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट इवेंट्स पे ऑप्शंस हैं, जैसे वैल्यू चेंज एक्सीडिंग, इससे वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो क्या करे, इससे वैल्यू लेस हो जाए तो क्या करे, वैल्यू चेंज हो तो क्या करे। तो मैं कहता हूँ जब वैल्यू चेंज हो तो ऐड फंक्शन, क्या फंक्शन, सबसे नीचे जाएं आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्क्रिप्ट, ये कॉल करें। ये फंक्शन ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्क्रीन 1 पे और यहाँ से मैं सेव कर दिया और यहाँ से रिमोट टर्मिनल को लॉन्च कर दिया। अब आप देखें इस पर वैल्यू डिस्प्ले होती है कि नहीं होती। ठीक है, वाटर लेवल आपको ये जिसका भी लेवल है वो आपको नज़र आ रहा है जाते हुए। ठीक हो गया है, चलो और कोई चीज़ रह गई है, और कोई चीज़ देखते हैं। और इसमें आ गया आपका ट्रेंड व्यू, अलार्म व्यू, ये क्या होता है? ये कैसे जनरेट करते हैं आप? सपोज मैं यहाँ पे ये आपका ट्रेंड व्यू
इसको यहाँ से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक सेंसर की वैल्यू मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो। इसको डबल क्लिक राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। ट्रेंड आए कहाँ से? मैं प्रोसेस टैग देता हूँ एनालॉग रीड का। किसका? एनालॉग रीड का जो ट्रेंड है वो डिस्प्ले करें। ओके नहीं, एनालॉग रीड का ना करें, आप इंटरनल वेरिएबल ऐसा INT का कर दें। ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है तो वो प्रॉब्लम करेगी। तो अब हम इसको यहाँ से रिमोट टर्मिनल को लॉन्च करते हैं। और है कि नहीं आ रहा? अच्छा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है इस वजह से ये सही तरह डिस्प्ले नहीं हो रहा था। डिस्प्ले तो हो रहा था पर वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो आपकी जो ट्रेंड की वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो रही है, जो कि हर 1 सेकंड के बाद ये अपडेट हो रही है। नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? इस तरह आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं ये ट्रेंड्स। इसके बाद अगर हम आए तो ये इसके ऊपर हो गया, इसको नीचे करते हैं। एक नेक्स्ट विंडो क्रिएशन के विंडो आप एक और कैसे बना सकते हैं? इस बटन को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे लगा देता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ नेक्स्ट, और इसका कलर फिल पैटर्न ग्रीन कर दें। आज आपकी मान लेते हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, इवेंट्स पे जाएं, क्लिक पे जो फंक्शन था वो आप इसको डिलीट कर दें। अभी आपके पास कोई स्क्रीन नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। वैसे आप ऐड स्क्रीन से कर सकते हैं, लेकिन मैं यही स्क्रीन कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। तो ये देखें स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 दूसरी स्क्रीन ऐड हो गई है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये दूसरी स्क्रीन है। अब मैं दोबारा स्क्रीन 1 पे जाता हूँ और इसका जो मैं फंक्शन नेक्स्ट पे असाइन करना था वो उस पे जाता हूँ। क्लिक पे क्या करें? क्लिक पे करें, क्योंकि ये मेन स्क्रीन है, ये वाली जो है ना मेन स्क्रीन है। तो आपको स्क्रीन पे जाएं, एक्टिवेट स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन को एक्टिवेट करें? कौन सी स्क्रीन को? स्क्रीन 2। सिंपल, आप ये काम करें। फिर आप जाएं स्क्रीन 2 पे, ज़्यादा छोटा हो गया। अब यहाँ पे आपने लिखना है बैक, या आप लिख दें मेन, या होम भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। इस पे आप जाएं, इसको कॉपी करें, क्लिक पे क्या करें? एक्टिवेट स्क्रीन। कौन सी? 1। अच्छा, फिर आप यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि थोड़ा सा वेरिएशन भी पता चले। यहाँ पे हम लगाते हैं अलार्म विंडो। ये ठीक है, अलार्म विंडो लगा दी। अब इस अलार्म पे कुछ चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे? हम जाएंगे अलार्म, यहाँ पे होगी HMI अलार्म्स पे। यहाँ पे HMI अलार्म्स पे आ गए। यहाँ पे आपने डिजिटल एनालॉग पे जाना है। ये एनालॉग डिवाइस ID 1 है। मैं कहता हूँ जी लैम्प इंटेंसिटी इज़ हाई। ये जी आपकी वार्निंग, सपोज वार्निंग है। यहाँ पे कहता है किस पेज पे ट्रिगर हो, तो मैं इसको INT इंटरनल पे ट्रिगर करता हूँ। किससे ज़्यादा वैल्यू हो तो ऑन हो जाए। अब यहाँ पे 16,000
सिलेक्ट करें, जब 16,000 से एक्सीड करे तो ये ट्रिगर हो जाए। ठीक है, अब आए स्क्रीन पे और यहाँ से मैं इसको रिमोट टर्मिनल को लॉन्च कर देता हूँ। ये तो खैर ट्रेंड आ रहा है जैसे आ रहा था, सॉरी ये हम इस तरह करते हैं, इसकी वैल्यू कम करते हैं। फिर नेक्स्ट स्क्रीन में ये देखें, होम नेक्स्ट, ये देखें चेंज हो रहा है। यस सर। बाकी सारे पैरामीटर उसी तरह ही हैं, बस ये स्क्रीन 2 है। स्क्रीन 2 में जो वैल्यू जाएगी आपकी 16,000 से ऊपर। क्यों नहीं है? एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं, इसको होना चाहिए। ये आपने इस पर नज़र लगा दी है। अच्छा चलें देखते हैं, नहीं आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अच्छा, इसको आप यहाँ पे कंट्रोल C करें, ट्रेंड व्यू कहाँ पे था? स्क्रीन, इसको ट्रेंड व्यू का भी मैं काटता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये वो नहीं आया, इसको कॉपी मैंने किया था, ट्रेंड कॉपी शायद यहाँ पे पेस्ट नहीं होता, ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं, आप बताऊँ। ये हमने दिया INT इंटरनल पे ही, S712 INT पे दिया हुआ है, कंफर्म ये है। कुछ आया था, तो दूसरी स्लाइड चेक करें नेक्स्ट। नहीं आना चाहिए इसको, एक मिनट देखता हूँ। अच्छा बहरहाल इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर करके एक दफ़ा देख लेते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मेन स्क्रीन ही है। अच्छा टूल्स में हम जाते हैं, अलार्म विंडो को दोबारा लगा देते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं HMI अलार्म्स पे, एनालॉग, हाई, सपोज एरर ही है और ट्रिगर्ड हुई है S7200 INT की बेस पे। ठीक है, हाई लिमिट ये है सपोज 16,000, हाई लिमिट वायलेशन, सब कुछ ठीक है। अब हम आते हैं मेन स्क्रीन पे आके यहाँ से इसको लॉन्च कर देते हैं। इसमें कोई ना कोई एरर है क्योंकि वो बता रहे हैं। एक मिनट, यहाँ भी ये क्या कहता है, ये कहता है इंटरनल डिटेल टाइम PS, ओ सॉरी एक चीज़ ये गलत की हुई है, उसकी वैल्यू किधर से 100 से ऊपर जाएगी, 100 से ऊपर तो जा नहीं रही ना, बात समझ आई है। यस सर। मुझे S71200 INT नहीं लिखना चाहिए था, एनालॉग रीड लिखना चाहिए था। उसकी वैल्यू तो 100 से ऊपर जाती ही नहीं है, तो अलार्म कहाँ से आएगा? 100 से ऊपर जाती है, इस नॉब की वैल्यू नहीं जाती ना। मुझे वहाँ पे लिखना चाहिए था ये वाली रीड का, एनालॉग रीड का, जिसकी वैल्यू जाती भी ऊपर है। यहाँ पे है, यही कौन आ रहा कैसे नहीं है ये। अब आपका जो है वो ये अभी आ भी रहा है। जो आपका देखिए यहाँ पे लिखा आता है ना, ये सिंबल आता है कि अभी अलार्म चला गया, देखें 0 का।
दूसरा ये कि जो होती है वार्निंग, जो एरर होता है, अगर मैं इसको वार्निंग एज सेलेक्ट करता ना, वार्निंग, तो ये चला जाता नीचे आने पे, लेकिन जो एज अ एरर आता है वो जाता नहीं है। ठीक है, जो एज अ एरर आएगा वो जाएगा नहीं। ये लिखा है कि इसने आउट हो गया है, निकल गया है, लेकिन अलार्म एरर आया था वहां पे। ठीक, फिर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और अगर हमें अच्छा मैं अलार्म्स पे जाऊँ और यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं एरर नहीं एज अ वार्निंग रखता हूँ, फिर देखें क्या होता है। ये आ गया, ये रिमूव, ये आया रिमूव। ठीक है, तो बहरहाल ये आपकी अलार्म मैनेजमेंट होगी, स्क्रीन मैनेजमेंट होगी, ट्रेंड व्यूज़ हो गए। एक चीज़ जो रह गई है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, इसको मैं काटने लगाऊँ, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं बंद करने लगा अभी। एक ऑप्शन होती है इसकी, इसको हम कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है, जैसे बार बार मैं आपको कह रहा था कि यार इसका डेटा आप नेट पे लेके आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। यही था आपका प्रोजेक्ट, इसको ओपन करें। सॉरी, ये नहीं था SM200 PLC ग्रुप 58, ये था नहीं। ये वाला प्रोजेक्ट आपने खोलना है। अच्छा, क्लास का औरों को भी बता देना है, अगर कोई तो आपके दोस्त जो नहीं आए उनको ज़रूर बता देना। कौन बताएगा? बस मैसेज कर देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन होती है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में, एक ऑप्शन, अगर इस पे डबल क्लिक कर दें आप इस पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वेब सर्वर की, ये इसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये जब एक्टिवेट करेंगे तो आपसे वो कहेगा कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो सकती है, आप इस डेटा को नेट पे भेज दें। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं आप उसको ओके कर दें। वो खैर नो की तो ऑप्शन ही नहीं है। सर ये कहाँ पे एक्टिवेट? ये यहाँ पे वेब सर्वर, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, उसमें वेब सर्वर है, यहाँ पे ये एक्टिवेट कर दें। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करेंगे तो उसमें बर्न करेंगे, तो मैं यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बर्न कर देता हूँ जो वेब सर्वर मैंने एक्टिवेट किया। ठीक, यहाँ से मैंने इसको लोड कर दिया। इसको सेव कर दें, क्लोज कर दें। अब इसमें डेटा जो है वो सारा आपको पता है क्या क्या आ रहा था। मैं खोलता हूँ गूगल क्रोम और यहाँ पे 192 ये एड्रेस लिखा हुआ है इस PLC का, इसको एंटर कर दें तो ये आपका सीमेंस का मैनुअल खुल गया। इसमें यहाँ से आप इंटर करें, ये आपको बता रहा है कि कौन सी PLC है, ये सारा कुछ। अच्छा, इसमें आपने जाना है वेरिएबल स्टेटस पे। यहाँ पे कौन सी काउंटर की वैल्यू बताएं, कौन सी थी? MW 100 आप सेलेक्ट करें और इसकी वैल्यू यहाँ से डेसिमल में सेलेक्ट कर दें। और कौन सी वैल्यू? एनालॉग रीड की बता दें, MW। तो ये आपके एनालॉग रीड की वैल्यू भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ये देखें काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और रियल जो वैल्यूज़ हैं वो आपके यहाँ पे अपडेट हो रही हैं।
एनालॉग की वैल्यू 11,000 अभी कम हो जाएगी। ठीक, यस ये सर हम रिमोटली किसी और लोकेशन से भी चेक कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, लेकिन अभी ये जो सर्वर बना हुआ है लोकल सर्वर बना हुआ है। रिमोटली चेक करने के लिए आपको एक स्टैटिक आईपी ख़रीदना पड़ेगा, जस्ट लाइक योर वेबसाइट सर्वर। वेबसाइट का आप ख़रीदते हैं ना आईपी, जब आप कोई भी वेबसाइट का एड्रेस इंटर करते हैं उसको आप खोल लेते हैं, तो उसके लिए आपको पहले एक स्टैटिक आईपी ख़रीदना पड़ेगा। फिर आपको जब उसको लिंक करेंगे उसके साथ, तो फिर आपका कहीं पे भी वो आईपी टाइप करें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। यस फीडबैक फॉर्म फिल हो गए? यस